साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 इतिहास का 12वां लेसन है औपनिवेशिक शहर। इसमें हम नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। 12वीं क्लास के जो इतिहास के नोट्स हैं हमारे, वो इस चैनल पर अवेलेबल हैं। तो जिस किसी को भी नोट्स हैं तो वो इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल को चेक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। कम्युनिटी में डिटेल हम डालते रहते हैं। तो इससे पहले के जो भी आपको लेसन अगर आपको पढ़ने हैं तो प्ले लिस्ट बना रखी है कक्षा 12 इतिहास नोट्स के नाम से, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि पूरी इतिहास हमने अच्छे से पढ़ा रखी है, डिटेल से। आप कम समय में रिवीजन भी कर सकते हो, एक अच्छा स्कोर भी कर सकते हो, सिर्फ पढ़ने वाला चाहिए। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। सिंपल सा वीडियो है, मोटी मोटी बातें हैं वो इसकी मैं आपको बता देता हूं, और प्रश्न भी इन्हीं में से फंसेगा, आप देख लेना। तो ध्यान से इसको लास्ट तक आपको देख लेना है कि औपनिवेशिक शहर। इससे पहले हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा था, और उससे पहले के जो भी लेसन थे हमने कवर की। अब उस समय जब जैसे कि 1857 की क्रांति हो जाती है, वो हमने 11 के लेसन में पढ़ा था। अब इसमें कौन कौन से औपनिवेशिक शहर थे उस समय, कौन कौन से जैसे कि व्यापारिक कंपनियां जो स्थापित हुई थी, उनमें महत्वपूर्ण शहर कौन से थे, 18वीं सदी में उनकी क्या स्थिति हो जाती है, और किस प्रकार से ये डेवलप होते हैं शहर, फिर किस प्रकार से इनका पतन होता है। तो सारी कुछ डिटेल इसमें औपनिवेशिक शहर के बारे में, जैसे इसमें नगर के बारे में, नगर की योजना किस प्रकार की थी, कैसे वहाँ कार्य किए जाते थे, स्थापत्य कैसा था, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो सिंपल सा फंडा है इसका कि औपनिवेशिक काल में 3 प्रमुख बड़े शहर विकसित हुए। औपनिवेशिक काल में उस काल को कह रहा हूँ जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है और अंग्रेजों के अधीन वो सिस्टम था। तो औपनिवेशिक काल में 3 प्रमुख बड़े शहर विकसित हुए। तो आपसे छोटा प्रश्न पहले ही बन जाता है कि औपनिवेशिक काल में 3 बड़े शहर कौन कौन से विकसित हुए। तो आपको बताना है कि मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। कौन से कि औपनिवेशिक काल में 3 प्रमुख बड़े शहर कौन कौन से विकसित हुए। तो कौन कौन से लिखना आपको, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। ये तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण, क्योंकि यहाँ मछली पालन होता था, बुनाई के गांव थे। यहाँ पर देखो मछली पालन भी होता था, बुनाई के लिए भी ये परफेक्ट थे, इसलिए ये विकसित हुए। विकसित वही जगह होती है जहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं होती है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। अब यहाँ पर देखो मत्स्य ग्रहण मतलब मत्स्य पालन भी होता था, मत्स्य अवेलेबल होती थी, बुनाई का कार्य भी अच्छे थे, बुनाई के कई गांव थे। तो इसीलिए इंग्लैंड के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापारिक गतिविधियाँ यहाँ पर डेवलप की, ज़्यादा विकसित की। तो इसके कारण क्या होता है कि महत्वपूर्ण ये केंद्र बन गए। बाद में शासन के केंद्र बने जिन्हें प्रेसिडेंसी शहर कहा गया। पहले तो ये व्यापार के केंद्र थे, फिर यहाँ पर शासन भी यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सुचारू रूप से चलने लग गया। तो इस स्थान को, जैसे ये मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, इस स्थान को क्या कहना शुरू कर दिया, प्रेसिडेंसी कहना शुरू कर दिया। औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत शहरों और कस्बों में आए उन परिवर्तनों को सम्मिलित किया गया। देखो क्या कहा इसमें कि औपनिवेशिक भारत में हम कौन से परिवर्तन देख रहे हैं कि शहर की प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। अब कौन कौन से परिवर्तन आए, शहरों और कस्बों में आए उन परिवर्तनों को सम्मिलित किया गया जो यूरोपीय कंपनियों अथवा शासकों के पैर भारत में जम जाने के कारण आए। इनमें औपनिवेशिक शहरों की मुख्य विशेषता तथा उनमें होने वाले सामाजिक बदलाव को भी शामिल किया गया है। तो इसमें देखो ये जो परिवर्तन आए, परिवर्तन के कारण वहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे मत्स्य पालन था, बुनाई का कार्य था, और अधिक सुविधाएं थी, वहाँ की बसावट थी, वो सभी व्यापारिक केंद्र के लिए अच्छे तरीके से वो अनुकूल स्थितियाँ थी, और उसके वहाँ से शासन संचालन शुरू हो गया, इसलिए उनको प्रेसिडेंसी कहना शुरू कर दिया। औपनिवेशिक शहरों की ये मुख्य विशेषता भी बनी कि वहाँ पर कई प्रकार के सामाजिक बदलाव आए। इसी संदर्भ में हम 3 बड़े शहर कौन कौन से, मद्रास जिसे चेन्नई कहा जाता है, कलकत्ता जिसे वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है, बम्बई जिसे वर्तमान में मुंबई कहा जाता है, के विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम औपनिवेशिक शहरों के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो इसके अंतर्गत 3 जो क्षेत्र थे वो महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। और इसी के बारे में, इसमें कौन कौन से परिवर्तन आए, क्यों आए, इसी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। हाँ, हमारा एक चैनल और काला की पाठशाला, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, कक्षा 12 से संबंधित है, उस चैनल पर जाकर भी आप अध्ययन कर सकते हैं।
शहरों का महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशासन तथा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कहाँ है। अब देखो, शहरों का महत्व इस बात पर निर्भर करता है, शहरों का महत्व है इसी बात पर तो निर्भर करेगा कि वहाँ का प्रशासन कैसा है, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कहाँ है। इसी हिसाब से तो शहर डेवलप होंगे, क्योंकि वहीं रोजगार होंगे, व्यापारिक तंत्र वहाँ मौजूद होते थे। और कस्बा विशिष्ट प्रकार के आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के ये केंद्र थे। कस्बे थे, छोटे छोटे कस्बे थे, यहाँ पर भी आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के ये केंद्र थे। आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से वहाँ संचालित होती थी। यहाँ पर शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक, शासक रहते थे कस्बे में, है ना। और एक प्रकार से शाही शहर और ग्रामीण अंचल के बीच वो स्थान था। तो देखो, बड़ा तो शहरी क्षेत्र हो गया, फिर ग्रामीण अंचल हो गया, और इनके बीच का जो गांव से बड़ा, शहर से छोटा, ये जो अंचल था, ये जो क्षेत्र था, ये कस्बा कहना इसको कहा जाता था। उसके बाद में मुगलों द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध शहर की जनसंख्या के केंद्रीकरण अपने विशाल भवनों तथा अपनी शाह शोभा एवं समृद्धि के लिए, जिनमें देखो मुगलों द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध शहर। अब मुगलों ने भी अपना योगदान दिया, शहर को डेवलप किया, प्रसिद्ध शहर बनाए जहाँ जनसंख्या का केंद्रीकरण था, जनसंख्या ज़्यादा निवास कर रही थी, विशाल वहाँ पर भवन थे, शाही शोभा हो सके, उनका सही तरीके से मान मनवार हो सके, और समृद्धि के लिए, जिनमें देखो समृद्धि के लिए उन्होंने कई शहर भी डेवलप किए, प्रसिद्ध शहर बनवाए, जिनमें आगरा, दिल्ली, लाहौर प्रमुख थे। ये पहले से ऑलरेडी थे, लेकिन इनका विकास किया, जो शाही प्रशासन के ये केंद्र थे। सम्राट एक किलेबंद महल में रहता था और नगर एक दीवार से घिरा होता था। देखो, सम्राट एक किलेबंद महल में, देखो उस समय किस प्रकार की बनावट थी, आपसे पूछ लिया जाए तो सम्राट था एक किलेबंद महल में रहता था। किलेबंद महल का मतलब इसमें बीच में ये महल होता था बड़ा सा, और उसके चारों ओर किलेबंद किया जाता था, बड़े बड़े किले बनाए जाते थे, उसके बीच में वो महल होता था, जिससे वो क्या है कि सेफ्टी से रहे। और द्वारों से आने यहाँ पर ये लिखा है कि नगर एक दीवार से घिरा हुआ होता था। कोई भी नगर था उसको भी दीवार से घेरा जाता था, आने जाने पर नियंत्रण रखा जाता था, द्वार बनाए जाते थे। नगरों के भीतर उद्यान मतलब गार्डन वगैरह, मस्जिद, मंदिर, महाविद्यालय, बाजार, सराय, मकबरे आदि भी इसमें स्थित होते थे। नगर का केंद्र महल और मुख्य मस्जिद होते थे। दक्षिण भारत के नगरों में, दक्षिण भारत के जो नगर थे, दक्षिण भारत के कौन कौन से, जैसे मदुरई, कांचीपुरम में मुख्य केंद्र मंदिर होते थे। उत्तर भारत के देखो, हम दक्षिण भारत के देखिए, फिर उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं, इस साइड की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या है कि उत्तर भारत के मध्यकालीन शहरों में कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी नगर के आंतरिक मामलों पर वो नज़र रखता था, कानून भी बनाए रखता था। उसके बाद आप देखें कि 18वीं सदी में परिवर्तन किस प्रकार से हुई। आपसे पूछ लिया जाए कि 18वीं सदी में परिवर्तन किस प्रकार से हुए, तो 18वीं सदी की शुरुआत में मुगल सत्ता कमज़ोर हो गई और क्षेत्रीय शासक मजबूत हो गए। ठीक है, दिल्ली, आगरा, लाहौर का स्थान लखनऊ, हैदराबाद, नागपुर, तंजौर आदि शहरों ने ले लिया था। तो यहाँ जो मुख्य शहर थे, जैसे मुगल सत्ता कमज़ोर होने से वहाँ के क्षेत्रीय शासक मजबूत हो गए, और दिल्ली, आगरा, लाहौर का स्थान था वो किसने ले लिया। जैसे मुगल काल में दिल्ली, आगरा, लाहौर ये मजबूत थे, तो उसके बाद लखनऊ, हैदराबाद, नागपुर, तंजौर ये शहर मजबूत हो गए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर अपने आधार स्थापित कर लिए थे, जैसे पणजी, मछलीपट्टनम, मद्रास, पांडिचेरी आदि में व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के साथ इन व्यापारिक केंद्रों में आसपास नगर विकसित होने लगे थे। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया और ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैला, तो वहाँ देखो क्या होता है कि मद्रास, कलकत्ता और बम्बई जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह तेजी से नई आर्थिक गतिविधियों के रूप में उभरे। औपनिवेशिक प्रशासन और सत्ता के केंद्र वहाँ बन गए। औपनिवेशिक शहरों की पड़ताल किस प्रकार से होती है वो देखें कि रिकॉर्ड्स और शहरी इतिहास, इससे पता लगा कि औपनिवेशिक शहर थे। औपनिवेशिक शासन बेहिसाब आंकड़ों और जानकारियों के संग्रह पर आधारित था। बढ़ते हुए शहरों में जीवन की गति और दिशा पर नज़र रखने के लिए वे नियमित रूप से सर्वेक्षण कराते थे। शुरुआत के वर्षों में औपनिवेशिक सरकार ने मानचित्र बनाने पर विशेष जोर दिया। सरकार का मानना था कि किसी स्थान पर बनावट और भूदृश्यों को समझने के लिए नक्शे जरूरी होते हैं, तो उन्होंने नक्शों का विकास किया।
19वीं शताब्दी के आखिर में अंग्रेजों ने वार्षिक नगरपालिका कर के माध्यम से शहरों के रखरखाव के वास्ते पैसा एकत्र करना भी साथियों शुरू कर दिया था। नगर निगम जैसे संस्थानों का उद्देश्य शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी अति आवश्यक सेवाएं वहां उपलब्ध करवाना था। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 में किया गया। उसके बाद 1821 में दशकीय प्रत्येक 10 वर्ष होने लगे। तो पहली बार प्रयास यहाँ लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में, फिर लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में व्यवस्थित जनगणना की गई। जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई जिससे शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य व्यवस्था, जनसंख्या के फैलाव पर नियंत्रण किया जा सका तथा वार्षिक नगरपालिका कर वसूला जा सके। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई। जमालपुर, वाल्टेर और बरेली जैसे रेलवे नगर भी अस्तित्व में आए। छोटा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, देखो मॉडल पेपर में भी हैं इससे 2 क्वेश्चन जो आरबीआई ने जारी किया था इसमें से पूछे गए हैं, तो ध्यान दें इन छोटे छोटे चीज़ों को आप। नए शहरों का स्वरूप आप देखें कि 18वीं सदी तक मद्रास, कलकत्ता, बम्बई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। अंग्रेजों ने अपने कारखानों की सुरक्षा हेतु इन बस्तियों में किलेबंदी की। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, देखो किलेबंदी, देखो मद्रास में कौन सा किला कि फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बम्बई में फोर्ट, ये इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे और इन किलों की स्थापना की। यूरोपीय व्यापारियों के साथ साथ लेनदेन चलाने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगार इन किलों के बाहर बस्तियों में रहते थे। यूरोपियों और भारतीयों के लिए शुरू से ही अलग अलग क्वार्टर बनाए जाते थे। उस समय के लेखन में इन्हें हाइट टाउन, गोरा शहर, वाइट टाउन, देखो वाइट टाउन इसमें बताया गया कि गोरा शहर, और ब्लैक टाउन, काला शहर कहा जाता था। राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आने के बाद ये नस्ली भेदभाव और बढ़ गया। औपनिवेशिक काल में कानपुर और जमशेदपुर ही सही मायने में औद्योगिक शहर थे क्योंकि ये उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। समुद्र के किनारे गोदाम, वाणिज्यिक कार्यालय, जहाजरानी, उद्योग के लिए बीमा कंपनियां, यातायात डिपो और बैंकिंग संस्थानों की स्थापना होने लगी। तो इस वीडियो को आप 1-2 बार जरूर देखें और इसी जो आपका लेसन है इसका नेक्स्ट पार्ट एक और आएगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। प्ले लिस्ट में जाकर आप पूरी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। कम समय में सिर्फ 10-10, 12-12 मिनट के मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो इसे ध्यान से आप ज़रूर देख लें जिससे एक अच्छा स्कोर आप कर सको। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद साथियों।